हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पेपर के दो टॉपिक डिस्कस कर चुके थे पिछली मैराथन में। आगे हम टॉपिक थर्ड और फोर्थ आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। और इससे पहले देखिए, जो फर्स्ट और सेकंड टॉपिक है काफ़ी वाइडली है, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें चीज़ें हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। जैसा कि फर्स्ट पेपर हमने डिस्क्रिप्टिव टाइप में कुछ भी डिस्कस नहीं किया था, तो फर्स्ट पेपर की तो मैं यही ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, ठीक है। बाकी सारे पेपर में मुझे विश्वास है डिस्क्रिप्टिव पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जो नोट्स आए हैं, है ना, सेम वैसे ही पैटर्न पे जैसे हम क्वेश्चन बता रहे थे कि विशेषताएं, गुण क्या कैसे चीज़ें आनी है, कि कौन सा नहीं वाला क्वेश्चन बनेगा और कौन सा उपयुक्त तो सभी वाला, है ना। तो सेम वैसे ही बन रहे हैं क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए हम सीधे आगे स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न पर सीधे चलेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर है, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मुस्लिम साम्राज्य, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें देखिए, ये जो मुस्लिम साम्राज्य मध्यकाल दिया गया है, इसके क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अजीब टाइप पे लग रहे हैं। मतलब एक शैक्षिक दृष्टिकोण से शिक्षा में जो आपकी पुरानी नोट्स है ना, उसके बेस पे जैसे सारे चैप्टर तो बनाए गए हैं, लेकिन ये चैप्टर मुझे कुछ अजीब लगा, क्योंकि इसमें राजा महाराजाओं की बात ज़्यादा की गई है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, जबकि यहाँ पर हमें शैक्षिक दृष्टिकोण से क्वेश्चन पुटअप करने चाहिए। चलिए खैर, हम फिलहाल एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान, अकबर ने या फिर बाबर ने? तो अकबर, बाबर ये तो बाद में लोग आए थे मुगल काल में। करेक्ट ऑप्शन आपका ए नंबर है। कौन? मोहम्मद गौरी, ठीक है, क्योंकि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान ये क्या थे, इनके बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। तो युद्ध हुआ था 1991 में, तराइन का युद्ध हुआ था, और तीन युद्ध हुए थे, है ना। तो उसमें जो है ये जय विजय होती रही, और उसके बाद मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद गौरी ने की थी। और वो वहाँ पे स्थापना करके भारत में ऐबक को अपनी, मतलब यहाँ का वो संभाल गया और यहाँ से चला गया था मोहम्मद गौरी। तो चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? देखिए वही क्वेश्चन आ गया ना। मोहम्मद गौरी ने किसको? पृथ्वीराज चौहान को हराया था। हालांकि जो 1191 में युद्ध हुआ था, है ना, प्रथम युद्ध हुआ था तराइन का, उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया था, लेकिन सेकंड में किसने? पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1206 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है। सर्वप्रथम गुलाम वंश की स्थापना, तो अगर स्थापना की बात करें तो 1206, ठीक है, एग्जैक्टली 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। और वास्तविक अगर संस्थापक बोलें तो इल्तुतमिश था, जो कि उस समय, और यहाँ पर देखिए 1290 तक ये चला था। तो इस वक्त की ये वक्त है जो गुलाम वंश का पूरा टाइम पीरियड है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा सा, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन थोड़ा मैच नहीं खा रहा है। फिलहाल आपको ये याद रखना है, गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो खिलजी वंश की स्थापना गुलाम वंश के जस्ट बाद हुई थी, 1290 से 1320 तक ये चला था। तुगलक, उसके बाद आया था आपका तुगलक वंश। तो दिमाग लगा लीजिए, तुगलक वंश कब हुआ था। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है ना, तो इसमें देखिए 1320 उसके बाद ही है, तो 1320 से 1412 ईस्वी तक चला था तुगलक वंश। फिर उसके बाद अब एक टाइम पूरा पीरियड दिया गया उसका, एक एक बस इतना याद रखने के लिए कि किस काल में, मतलब कौन सा काल कब कब तक चला। तो ये इसलिए क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि आपको याद करने में हेल्प रहे कि किसके काल से कौन संबंधित है, किसके काल में ज़्यादा शिक्षा का विकास हुआ। तो सैयद वंश की अगर हम बात करें तो 1414 में इसकी स्थापना हुई, सैयद ख्रिज खान ने इसकी स्थापना करी थी। वहीं फिर लोधी वंश की बात अगर हम करते हैं तो लोधी वंश उसके बाद देखिए 51 के बाद ये शुरू हुआ था, तो 1451 से 1526, है ना। इब्राहिम लोधी, फिर सिकंदर लोधी, फिर बहलोल लोधी, है ना। तो इसमें यहाँ पर बहलोल लोधी ने स्थापना करी थी, उसके बाद सिकंदर लोधी आया था, लास्ट में इब्राहिम लोधी, ठीक है, इब्राहिम लोधी, जिसके बीच में क्या हुआ था, वो जो पानीपत का युद्ध है ना, वो हुआ था 1526 ईस्वी में। उसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी और वो मारा गया था, ठीक है। और मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? फिर बाबर ने करी थी। तो मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो मुगल वंश की स्थापना की अगर हम बात करें, जाहिर सी बात है सबसे फेमस क्वेश्चन अगर बनेगा तो यही बनने के चांसेस रहेंगे।
1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने करी थी, किसको हरा के? इब्राहिम लोदी को हरा करके, ठीक है, 1526 में पानीपत के युद्ध में, ठीक है। तो ये तो ऐतिहासिक कुछ साक्ष्य थे। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर हम शैक्षिक दृष्टिकोण से जो क्या इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी जो भारत में प्रतिरोपित की गई और अपनी नई भूमि में विकसित हुई। मतलब मुस्लिम शिक्षा क्या थी? विदेशी प्रणाली थी, प्रतिरोपित। प्रतिरोपित मतलब लैंग्वेज समझिए, जैसे कोई पौधा होता है ना, ठीक है, जैसे कोई पौधा होता है तो क्या होता है, ये प्रतिरोपित मतलब ये प्लांटिंग करा जाता है और उसके बाद ये धीरे धीरे ग्रो करता है ना। तो सेम यहाँ पर कहा है कि जो मुस्लिम शिक्षा वो विदेशी प्रणाली थी और भारत में प्रतिरोपित मतलब इसको ग्रो करना स्टार्ट किया गया, प्लांटिंग की गई इसकी और अपनी नई भूमि में विकसित हुई और यहाँ ये पौधे की तरह विकसित हो गई, ठीक है, जिसका ब्राह्मणी शिक्षा से अल्प संबंध था। तो ब्राह्मणी शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा में कोई मतलब अल्प संबंध कह सकते हैं, एकदम विपरीत परिस्थितियां थी, दोनों में कोई तालमेल नहीं था। तो यह कथन किसने कहा था? ठीक है, याद रखिएगा प्लांट से, ठीक है। तो यह कथन किसने कहा था? मेन मुद्दा यहाँ पर ये बनता है। तो किसने कहा था? डॉक्टर केई का है ये कथन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 10 नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे। यहाँ पर भारत का पहला मुसलमान शासक था। तो पहला मुसलमान शासक कौन था? अभी ऊपर जिसने भाई मुस्लिम वंश की स्थापना करी थी तो कौन था? मोहम्मद गौरी था प्रथम मुस्लिम शासक, ठीक है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। किस युद्ध के बाद मुस्लिम शासन का श्री गणेश हुआ? मुस्लिम शासन का श्री गणेश मतलब मुस्लिम का शासन की शुरुआत किस युद्ध के बाद हुई? अभी हमने आपको ऊपर बताया भी था कि जो है तराइन का युद्ध हुआ था ना। तराइन के युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान हालांकि जीता था, लेकिन 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और उसी के उसको कैद करके वो ले गया था। और हिंदी में शायद आपने एक पढ़ा होगा, है ना। तो जब पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी जाती हैं, है ना, और कैसे चतुराई से वो मोहम्मद गौरी की हत्या बाद में करते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है, फिलहाल शायद किसी ने पढ़ी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर तराइन के युद्ध मतलब ये श्री गणेश कैसे हुआ? तराइन के युद्ध से हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध जैसा कि आपको पता है, फिलहाल संबंध नहीं है कोई, लेकिन यहाँ पर अगर एक बार ये याद रखेंगे ना तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगी। मतलब ये गलत है, ये प्राप्त आप आसानी से जान जाएंगे, है ना। तो जैसे कि ये प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, हल्दी घाटी का 1576 ईस्वी में, है ना, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तराइन का युद्ध किस सन में हुआ था? तराइन का युद्ध किस सन में हुआ था? तो देखिए यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1191 भी दिया जा सकता है, 92। तो 92 है तो करेक्ट विकल्प 92 बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 13 नंबर। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध हुआ? ठीक है, तो सेम देखिए वही कंडीशन, तराइन का युद्ध। एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, तो आपके अंदर केवल कंसेप्ट आपको क्लियर करना है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे 14 नंबर प्रश्न पर। भारत में इस्लामी शासन कब से कब तक रहा? सेम वही क्वेश्चन ऊपर भी दिया गया था। इस्लामी शासन 1200 से 1700, मतलब ये एवरेज दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। एग्जैक्ट डेट नहीं दी गई है, थोड़ा आंकड़ा मोटा मोटा दिया गया है, तो उसके बेस पर आपको आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 15 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था। तो इसका क्या उद्देश्य था वो बताना है। तो उद्देश्य में गुण में हमने बताया था, ऊपर सभी है तो ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं और सेम वैसे ही बनाए गए हैं। बेस समझना है आपको, ठीक है, रटना नहीं, पहले उसको कंसेप्ट समझिए और क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक बन ही जाएंगे। और आपको 100 में से 75 करने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था उद्देश्य? मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार करना बिल्कुल था। इस्लाम धर्म का प्रचार बहुत करना था, ये भी सही है। तो जाहिर सी बात ऊपर सभी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा को किस रूप में जाना जाता है? मध्यकालीन शिक्षा को हम कई बार रिपीट कर चुके हैं। मुस्लिम कालीन शिक्षा को मध्यकालीन शिक्षा के नाम से जाना जाता था। चलिए बढ़ते हैं मध्यकालीन शिक्षा की
दी जाती थी। कहाँ दी जाती थी? मकतब और मदरसों में, है ना। तो मकतब और मदरसे, मकतब प्राइमरी शिक्षा से संबंधित थे और मदरसे थोड़ा उच्च शिक्षा से संबंधित थे। तो मध्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। अब देखिए यहाँ पर हमने बता दिया, अब वही क्वेश्चन आगे बना दिया गया है। तो 18 नंबर में कौन सा सी हो जाएगा? मकतब हो जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें अगर, ठीक है, और उच्च शिक्षा तो मदरसा सही आंसर आपका बनता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, मध्यकालीन शिक्षा को संगठित एवं सहारा देने का कार्य। तो मध्यकालीन भारत में शिक्षा को संगठित और सहारा देने का कार्य क्या है? राज्य स्तर पर था या निजी प्रयास पर था या दोनों पर था या इनमें से कोई नहीं था? तो ये किसके सहारे पर था? राज्य स्तर पर। मतलब किसका राज्य वहाँ पर है मध्यकाल में, कौन शासक था उसके ऊपर डिपेंड करता था, ठीक है, वही उसको सहारा देता भी था। मतलब मध्यकालीन शिक्षा में आपको ये याद रखना है कि राजाओं का जो मुगल बादशाह थे, राजा थे और भी सुल्तान थे, वो उनका जो है शिक्षा पर आधिपत्य था, मतलब उनके अनुसार शिक्षा चलती थी, ठीक है। तो राज्यों का अधिकार था, ये चीज़ याद रखनी है। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम काल में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक उन्नति किस सम्राट के शासन काल में हुई? ये क्वेश्चन बन सकता है मोटा मोटा, मतलब राजाओं के बारे में अगर पूछे। बाकी आपको वैसे सन उतना डीपली नहीं पूछेगा, क्योंकि यहाँ एजुकेशन का मामला है, शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड आपको, जो आप बीएड कर रहे हैं, कोई इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। बस एक बार बता दिया हमने, थोड़ा माइंड में कंसेप्ट क्लियर रहे, अगर घुमा के कहीं से क्वेश्चन आएगा तो क्लियर हो जाएगा ना। तो चलिए 20 नंबर प्रश्न पर क्या है, हमने पढ़ा था शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक उन्नति किस सम्राट के समय हुई थी ना। तो किस सम्राट के समय हुई थी? यहाँ पर अकबर के, जैसा कि नाम से आप जानते ही होंगे। मकतब किस भाषा, अब मकतब और मदरसे दोनों किस भाषा के शब्द हैं, ये आपको याद रखना है। तो मकतब कैसी? अरबी भाषा का शब्द है और कुतुब शब्द से निकला हुआ है। किससे? कुतुब शब्द, ठीक है। तो ये कुतुब शब्द से निकला हुआ है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में मकतब, ठीक है, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में मकतब में प्रवेश के समय कौन सी रस्म होती थी? तो मकतब में जो है प्रवेश जब होता था तो कौन सी रस्म होती थी? जैसे अब देखिए ऑप्शन में क्या बना है? प्रवज्जा, जबकि प्रवज्जा इससे संबंधित है ही नहीं, वो तो बौद्धकालीन शिक्षा से था। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है आपका बिस्मिल्लाह संस्कार, ठीक है। नेक्स्ट है प्रायः मुस्लिम से जुड़ा हुआ। देखिए अगर पीडीएफ क्लियर ना लग रही हो तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, और क्वालिटी कैसे बढ़ेगी नहीं पता है तो साइड में देखिए राइट में ऊपर 3 डॉट होंगे, उस पर क्लिक करेंगे, फिर नीचे एडवांस लिख कर आएगा, वहाँ पर 144 या 240 लिखा होगा, 360 या 480, फिर 360 या 480 पर क्लिक करिए तो एकदम क्लियर आपको दिखाई देगा, ठीक है। या उससे 360 के ऊपर ही रखिएगा तब अच्छे से दिखाई पड़ेगा। फिर है प्राय मुस्लिम मस्जिद से जुड़ा हुआ मकतब प्राथमिक विद्यालय है जिसका मुख्य कार्य बालकों को कुरान के उन आशी की शिक्षा देना था जिन्हें, यहाँ पर क्या लिखा है, उन अंशों की शिक्षा देना था जिन्हें धार्मिक कार्यों और उनकी आराधना, यहाँ पर आस्थाओं है ना, को पूर्ण करने की दिशा में मन। अब यहाँ पर देखिए परिभाषा है, कथन है, तो कथन आपको भाई अगर छोटे मोटे हैं तब तो याद रखिए, अगर कोई सिंपल लगे तो याद करिए, वरना इनके चक्कर में मत पड़िएगा, टाइम कम है, ठीक है। और वैसे पहले से अगर आपने पढ़ा होगा, पूरा साल निकल गया, कुछ तो पढ़ा होगा आपने, है ना, तो उसके बेस पर अब इतना तो मैं यही कहूँगा कि परिभाषाएं अपने पहले से पढ़ी हैं तब तो ठीक है, और अगर अभी तक नहीं पढ़ी हैं किसी के कथन तो अब याद करने के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 23 नंबर का आंसर है डॉक्टर केई का। फिर है बिस्मिल्लाह का अर्थ क्या है? बिस्मिल्लाह का अर्थ पूछा जा रहा है, तो प्रारंभ करना होगा या अंत करना होगा या उपरोक्त ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बिस्मिल्लाह का अर्थ क्या होता है? प्रारंभ करना। जैसे आपने सुना होगा, जब मूवीज़ में देखा होगा या फिर जो मुस्लिम लोग होते हैं ना, आप में से भी हो सकता है कोई हमें देख रहा हो, तो जब खाना स्टार्ट करते हैं खाना तो बिस्मिल्लाह किया जाता है ना, तो जो बिस्मिल्लाह मतलब प्रारंभ करना, मतलब प्रारंभ करिए, वो एक वर्ड निकल के आ गया उससे, ठीक है। फिर है बिस्मिल्लाह खानी संस्कार की विधि कब
की जाती थी। तो कब की जाती थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, ए वाला सही है, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ बाप के द्वारा बच्चों को दी जाने वाली सभी भेंटों में उदार शिक्षा की भेंट सर्वोत्तम है। यह कथन किसका है, यह कथन बताना है। यह कथन है मोहम्मद साहब का। ठीक है, अब मुस्लिमों में मोहम्मद साहब जैसा कि पैगंबर के नाम से जाने जाते थे ना, तो इन्होंने ये कहा था कि माँ बाप के द्वारा बच्चों को दी जाने वाली सभी भेंटों में उदार शिक्षा की भेंट ही सर्वोत्तम है। मतलब अगर ये लाइन को समझिए, बस समझ में आ जाएगा कि माँ बाप के लिए सबसे अच्छा किसी बच्चे को, अपने बेटे को उपहार यही देना है कि वो उसकी सर्वोत्तम शिक्षा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करा पाएँ। ठीक है, यही बच्चे के लिए सबसे अच्छी भेंट होती है। नेक्स्ट है 27 नंबर, दान में धन की अपेक्षा अपने बच्चों को देना कहीं अधिक अच्छा है। दान में धन की अपेक्षा अपने बच्चों को, यहाँ पर देखिए कुछ हमें मिसप्रिंट लग रहा है, अपने बच्चों को शिक्षा देना होगा शायद। छात्रों के कलम की स्याही शहीदों के खून से भी अधिक पवित्र है। यह कथन किसका है, बहुत ही इंप्रेसिव लाइन है। इंप्रेसिव मतलब प्रभावित करने वाली लाइन ना। तो 27 का यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, मोहम्मद साहब का कथन है। तो ये मोहम्मद साहब के ऐसे विचार थे, देखिए शिक्षा के प्रति ना। तो मकतबों में शिक्षण की विधि कैसी थी, कैसी थी मकतबों में शिक्षण की विधि कैसी थी, मौखिक थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे 29 नंबर प्रश्न है, मदरसा शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया। हमने पहले ही बताया था मकतब और मदरसा। तो मदरसा किस भाषा के शब्द से लिया गया, फारसी भाषा के दरस शब्द से निकला हुआ है। दरस मतलब भाषण देना। ठीक है, इसका अर्थ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मदरसे उच्च शिक्षा के स्कूल थे। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि जो मकतब थे प्रारंभिक और मदरसे उच्च। तो मदरसे उच्च शिक्षा के स्कूल थे, वे सामान्यतः मस्जिदों और दरगाहों से जुड़े थे। उनमें से कुछ विश्वविद्यालय के स्तर के अनुरूप उन्नति कर रहे थे। यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, डॉक्टर कई का है। ठीक है, डॉक्टर कई का। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, मतलब हर क्षेत्र से एक जो है, मतलब एक व्यक्ति जो इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं, जैसे मुस्लिम काल में डॉक्टर केई के कथन इम्पोर्टेंट है, मोहम्मद साहब के हैं, है ना। ऐसे पिछले में भी दूसरे लोगों को थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मदरसों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, प्रारंभिक, उच्च, माध्यमिक या फिर धार्मिक शिक्षा। तो मदरसों में देखिए माध्यमिक और धार्मिक शिक्षा की बात इस टॉपिक में कहीं नहीं करी गई फिलहाल, तो उच्च शिक्षा की बात की जाएगी। अरबी एवं फारसी भाषाओं का साहित्य एवं व्याकरण, तर्कशास्त्र, दर्शन, कानून, ज्योतिष, गणित, इतिहास, भूगोल, यूनानी, चिकित्सा, कृषि आदि शिक्षा किस शिक्षा के अंतर्गत आती थी, ये सब किस शिक्षा के अंतर्गत आती थी, लौकिक शिक्षा के अंतर्गत आती थी। ठीक है भाई, धार्मिक शिक्षा तो है नहीं, इतिहास, गणित, भूगोल ये सब है ना, और ना ही प्राथमिक शिक्षा में ये सब अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल लौकिक शिक्षा आपका करेक्ट विकल्प बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न पर। और इसके बारे में जो आंसर की है, इसके बारे में बताया था कैसे आपको करेक्ट करना है, मतलब कैसे आपको आंसर से, अगर बुक की व्यवस्था हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं हो पाती है तो आप अलग आंसर लिख लीजिए, बहुत हेल्प रहेगी। ठीक है, तो चलिए 33 नंबर प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। शिक्षकों का समाज में उच्च स्थान था और यद्यपि उनका वेतन अल्प था, मतलब स्थान उच्च था, वेतन अल्प था, तथापि उनको सार्वजनिक सम्मान और विश्वास प्राप्त था। यह कथन किससे संबंधित है, ये बताना है। तो यह कथन किससे, जफर का है। ठीक है, नेक्स्ट है, तर्कशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र के छात्र को अद्वितीय प्रतिमा प्रदर्शित करने का कौन सी उपाधि से विभूषित किया जाता था। तो कौन सी उपाधि से विभूषित किया जाता था, फाजिल की उपाधि से। ठीक है, इस काल में फाजिल की उपाधि से किसे विभूषित किया जाता था, जो तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र के छात्र को बहुत ही क्या प्रतिभा प्रदर्शित करने पर, मतलब जो छात्रों को तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र पढ़ाने के हिसाब से महत्वपूर्ण था, उसकी बात हो रही है। फिर धर्मशास्त्र के
और शायद काबिल गणित वाले को कहा जाता था, मैं कंफ्यूज हूँ फिलहाल, ठीक है, तो इसको देखेंगे। नेक्स्ट है धर्मशास्त्र के छात्र को उपाधि दी जाती थी। जो धर्मशास्त्र का छात्र होता था उसे कौन सी उपाधि? आलिम उपाधि दी जाती थी, ठीक है। फाजिला आपने पढ़ ली तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र, आलिम पढ़ लिया आपने धर्मशास्त्र से संबंधित, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए कथन दिया गया है, काफ़ी लंबा कथन है, इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, यूसुफ हुसैन जी का है। टॉपिक 4 पर बढ़ेंगे बिना देरी किए हुए, ठीक है। तो चलिए 2 टॉपिक क्योंकि हमें कंप्लीट करने हैं। तो दूसरा टॉपिक है आपकी मैराथन का, यहाँ पर मतलब चौथा टॉपिक है इस वीडियो का, दूसरा है। तो चौथा टॉपिक है मैकाले का विवरण पत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। देखिए टोटल आपके लगभग 31 टॉपिक हैं और 75 क्वेश्चन आने हैं, तो हर टॉपिक से 3 क्वेश्चन के आसपास तो बनेंगे ही बनेंगे। मतलब कि किसी से 2, किसी से 3, किसी से 4 भी बन सकते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ना। फिलहाल क्वेश्चन 100 आएंगे ना, तो आपके 3 और 4 का एवरेज रहेगा। मेरे दिमाग में वो 75 वाला था ना, तो 100 क्वेश्चन हर टॉपिक से आपके 3-4 नंबर तो आने ही आने हैं। तो मैकाले के विवरण पत्र एवं बैंटिंग का संकल्प हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैकालेज ये जब यहाँ पर दिया है, देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, निम्नलिखित, हाँ ये तो दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम प्रश्नों पर। सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये मतलब एक हिसाब से पूछे गए हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से क्वेश्चन, ये आपके अंदर कंसेप्ट डेवलप करने के लिए एक्स्ट्रा डाले गए हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब स्थापित हुआ था, ठीक है। तो आपको मोटा मोटा, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी भी होगी, ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ था, तो देखिए यहाँ पर शासन की बात हो रही है, थोड़ा सा दिमाग। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें तो 1600 ईस्वी आप करेक्ट करते, लेकिन यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब स्थापित हुआ? आपको पता होगा सन 1717 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। फिलहाल 1757 वाला जो युद्ध था, प्लासी का युद्ध, इसी में जो है सिराजुद्दौला के हार जाने से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन जमा लिया था बंगाल पर, ठीक है। तो चलिए बढ़ेंगे आगे दूसरे क्वेश्चन पर। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत आया। जो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा था वो भारत कब आया था? तो 1498। आपको सन अगर याद है तो डेट याद करने की जरूरत ही नहीं है, और पूछेगा भी तो सन ही पूछेगा। फिलहाल यहाँ से क्वेश्चन इतना नहीं बनेंगे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन आ जाए तो पूरे काल से, मुगल काल या ब्रिटिश शासन से। पुर्तगालों ने भारत पर व्यापार किया। पुर्तगालों ने भारत पर कितने वर्षों तक व्यापार किया था? लगभग 100 वर्षों तक किया था, ठीक है। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, अब देखिए यहाँ पर स्थापना का क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना, सेम वैसे जो हमने एक्सप्लेन किया था। तो देखिए एक्सप्लेन करने का क्या फ़ायदा होता है, आप लोग, कुछ लोग होते हैं ना कि डायरेक्ट जल्दी टिक करते जाओ, बस उनको वही पसंद आता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर ना बना होता तो रिमाइंड कैसे होता है ना, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। ऑप्शन नंबर है इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। 5 नंबर है कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, जो कि बंगाल का पहला गवर्नर था ना। नेक्स्ट है कलकत्ता मद्रास की स्थापना किस सन में हुई? तो कलकत्ता मदरसा जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1781 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना कब हुई थी? जो संस्कृत कॉलेज बनारस में है उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी सन 1791 ईस्वी में, ठीक है। तो इसमें सन कोई भी फिलहाल दिया जा सकता है। नेक्स्ट है कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट है कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। तो देखिए यहाँ पर सेम क्वेश्चन आ गया है, लग रहा है, हाँ सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर सन पूछा गया था, यहाँ पर किसके द्वारा करी गई थी ये पूछा गया है, ठीक है। तो किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो 1806 से 1813 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे, और वे किस चीज़ के समर्थक थे यहाँ पर ये बताना है। तो वो किसके समर्थक थे? प्राच्य साहित्य के समर्थक थे, ठीक है, प्राच्य साहित्य के समर्थक थे। और 1813 के बाद ही जो विवाद हुआ ना,
विवरण पत्र में, ठीक है, मैकाले का जो विवरण पत्र आता है 1813 के बाद ये चले गए लॉर्ड मिंटो, और उसी के बाद विवाद शुरू हो गया, क्योंकि ये प्राच्य साहित्य के समर्थक थे और मैकाले पाश्चात्य साहित्य के समर्थक कहीं ना कहीं थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11 नंबर प्रश्न है, हाँ 11 नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे। 1813 के चार्टर में राज्य शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास किया। इसने आधुनिक भारतीय शिक्षा के प्रथम काल को समाप्त किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1813 का जो चार्टर था, राज्य शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास किया इसने, और आधुनिक भारतीय शिक्षा का प्रथम काल को समाप्त करके भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नया मोड़ ला दिया। तो यह कथन किसने कहा था ये बताना है। चलिए हम ऑप्शन देखेंगे, यह कथन किसने कहा था। तो इसमें नरुल्ला और नाइक जी ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा के प्रसार का दायित्व किस चार्टर के अंतर्गत कंपनी पर निर्धारित किया गया। तो किस चार्टर के अंतर्गत यहाँ पर किया गया था, 1813 का जो चार्टर बना था उसी के द्वारा शिक्षा के प्रसार का दायित्व उस पर रखा गया था। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे प्रश्न पर। जन साधारण की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष कितनी धनराशि सुरक्षित की गई थी। जो 1813 का चार्टर था तो उसमें 1 लाख की धनराशि जनसाधारण की शिक्षा के लिए रखा गया था, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्राच्य पाश्चात्य विवाद कितने वर्षों तक चला। तो यहाँ पर वर्ष पूछा गया है, 1813 से शुरू हुआ था और कब तक चला था यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, तो जब लॉर्ड विलियम बेंटिक आए थे उस वक्त तक उन्होंने ही जो है इसको समाप्त किया था। ठीक है, तो यहाँ पर 1813 से 1833 तक चला। ठीक है, 20 वर्षों तक। प्राच्यवादी दल में मुख्य रूप से कंपनी के अधिकारी थे। जो प्राच्यवादी दल था, कंपनी के अधिकारी कौन थे, उसमें कंपनी के अधिकारी भाई कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे या फिर जॉन डंकन थे या लॉर्ड मिंटो थे या इनमें से सभी थे। तो जो प्राच्यवादी दल था उनमें ये सभी थे। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी बनेगा। फिलहाल अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जो इनमें से कोई ना हो ना, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा, है ना, कहीं भी बनाए जा सकते हैं। इनमें से कोई नहीं, मान लीजिए ऐसे इनमें दे देता अलग अलग सारे नाम, लेकिन ये बहुत कम बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल प्रांत के शिक्षा के विभाग के सचिव कौन थे। कौन थे, प्रिंसेप जी थे। नेक्स्ट है, यहाँ पर कथन पूछा गया है, किसका है। फिलहाल इसमें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका आप खुद पढ़ लीजिएगा, समय बचाते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। 17 नंबर का ए वाला प्रिंसेप का कथन है। 18 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस नीति के अनुसार करी गई थी। तो प्राच्य शिक्षाविद की नीति के आधार पर करी गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय की संस्कृति धर्म और दर्शन केंद्रित है। भारतीयों की संस्कृति धर्म तथा दर्शन केंद्रित है, यह किसके अनुसार है ना। तो यह किसके अनुसार है, यहाँ पर प्राच्य साहित्य के अनुसार। प्राच्य साहित्य में ऐसा कहा गया है कि भारतीयों की जो संस्कृति धर्म और दर्शन केंद्रित है, भारतीयों की शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद ने भारत की भावी शिक्षा नीति पर विचार करके शैक्षिक अनुदान की राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी। तो कितनी कर दी थी, 10 लाख करी थी। नेक्स्ट है, अब ये चीज़ें ना डिस्क्रिप्टिव जब आप पढ़ेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कब बढ़ाई गई कब घटाई गई, है ना। तो जो अगर आपके पास पुरानी नोट्स है तो उसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एक स्टोरी की तरह पढ़ने का बात ही अलग होती है। तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी राजा मदन मोहन मालवीय जी ने करी थी। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न, प्राच्य पाश्चात्य विवाद। ठीक है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद के अंतिम निर्णय को लोक शिक्षा की सामान्य समिति के सचिव के किस गवर्नर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। तो विलियम बेंटिक के समय प्रस्तुत किया गया था इन्हीं के समक्ष, और 1833 में, ठीक है, 1833 में इसका पूरी तरीके से निराकरण कर दिया गया। प्राच्य पाश्चात्य विवाद के अंतिम निर्णय को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक यहाँ पर के है ना शायद, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समक्ष किस सन में प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पर किस सन में, जनवरी 1834 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अब एक चीज़ आपको बार बार सोच में आ रहा होगा कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद था क्या आखिर। तो देखिए जो 1813 का, देखिए मैकाले का विवरण पत्र आया, शिक्षा के जिम्मेदारी एक हिसाब से सरल वर्डों में समझेंगे
तो शिक्षा की जिम्मेदारी इन्हें संभाली गई और उसके प्रसार के लिए इनको मतलब किया गया। तो इन्होंने चार्टर एक्ट बनाया। तो उसमें जो है 1 लाख की धनराशि भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने की बात करी थी। ठीक है, 1 लाख की धनराशि। तो उसमें क्या हुआ, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि भारतीयों को शिक्षा किस टाइप की मिले। उनकी प्राच्य मतलब जो उनकी संस्कृति के अकॉर्डिंग चल रही थी शिक्षा वो मिले, प्राच्य साहित्य, या फिर पाश्चात्य, मतलब पाश्चात्य का मतलब समझ रहे होंगे जो इंग्लिश शिक्षा है, अंग्रेजी शिक्षा। तो ये फिलहाल तो जो जो इनका विवरण पत्र था ना, वो क्या था, वो आधारित था पाश्चात्य शिक्षा के अनुसार। और इसीलिए तभी से, क्योंकि उसके पहले ऐसा विवाद कुछ नहीं था, तभी से दोनों में विवाद हो गया 1813 के चार्टर एक्ट के बाद। और यही विवाद क्या हुआ भाई, विवाद समझ में आ गया होगा ना। प्राच्य जो इंडिया ले समर्थित थे, इंडिया की एजुकेशन चल रही थी जिस तरीके से, एक हिसाब से, ठीक है, उनकी संस्कृति, उनकी ये सब चीज़ों के अकॉर्डिंग ना। और जबकि पाश्चात्य में अंग्रेजी शिक्षा थी, तो जबकि प्राच्य में क्या था भाई, जो भारत की देशी भाषाएं, फारसी, उर्दू, ये सब चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं था कि पाश्चात्य शिक्षा में भारतीय शामिल नहीं थे। कुछ लोग जो हैं पाश्चात्य शिक्षा में भी, भारत के लोग पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन कर रहे थे। ठीक है, जो पाश्चात्य शिक्षा थी उसके समर्थन में कुछ भारतीय थे कि ऐसा होना चाहिए, अंग्रेजी शिक्षा को लागू करना चाहिए। जबकि कुछ अंग्रेज किसके समर्थन में थे, प्राच्यवादियों के। ठीक है, मतलब वो भारत के समर्थन में कि भारतवासियों के अकॉर्डिंग जैसी उनकी शिक्षा है उसी के अनुसार होनी चाहिए, उनकी भाषा में होनी चाहिए। लेकिन तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा ना, मतलब कुछ अंग्रेज भारत वालों की तरफ थे, लेकिन कुछ भारत के मुख्य नेता पाश्चात्य की शिक्षा के समर्थन में भी थे। फिलहाल अपने अपने टाइम के सोच की बात थी उस वक्त ना, तो फिलहाल इस पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो ये बी नंबर होगा। 24 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड बेंटिक ने शिक्षा की सामान्य समिति का प्रधान किसे नियुक्त किया था। तो शिक्षा का सामान्य जो है शिक्षा समिति का प्रधान किसे नियुक्त किया गया था, लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया था। ठीक है, इनके द्वारा। फिर है कलकत्ता विश्वविद्यालय समाज की स्थापना 1817 में किसने की थी। तो किसने की थी, यहाँ पर देखेंगे राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ, या फिर दयानंद, या विवेकानंद। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर विवेकानंद जी ने करी थी। तो चलिए यहाँ पर 4th टॉपिक आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे एडम रिपोर्ट और उनकी सिफारिशें, मतलब अगले टॉपिक के साथ।